डाउनलोड करें एपीएच इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा थर्मल इंजीनियरिंग का उष्मा इंजीनियरिंग का जो है नेक्स्ट चैप्टर, इसे टीई बोलते हैं शॉर्ट में। और इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 5 है, इसमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम या फिर भाप के गुण देखेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, इसका पहला पार्ट 1 जो है आपको अवेलेबल है ऐप जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, और उसके अलावा उसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। उन 4 चैप्टर में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने कवर कर दिए हैं। अब यहां पर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले प्रॉपर तरीके से जिसको शेयर करना है आप प्रॉपर शेयर करें और अच्छे तरीके से इसको पढ़ना स्टार्ट करें। कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो है प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, भाप का निर्माण। तो इस चैप्टर में जो है हमारा सब कुछ जो है वो स्टीम से रिलेटेड होगा, मतलब भाप से संबंधित होगा। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं भाप कितने प्रकार की होती है, मतलब जो स्टीम है वो कितने प्रकार की होती है। तो स्टीम होती है हमारी 3 प्रकार की। पहली हमारी वेट स्टीम, दूसरी हमारी जो है ड्राई स्टीम, और तीसरी हमारी सुपर हीटेड स्टीम। तो वेट स्टीम को हिंदी में बोलते हैं जो है आर्द्र भाप, और दूसरा हमारा ड्राई स्टीम जो है हमारी, उस ड्राई स्टीम को हिंदी में बोलते हैं शुष्क भाप, या फिर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम भी बोल देते हैं इसको, मतलब शुष्क जो है संतृप्त भाप। और शुष्क संतृप्त भाप के बाद आता है सुपर हीटेड स्टीम, जिसको बोलते हैं हम अतितप्त भाप। तो 3 तरह की जो है हमारी स्टीम हो गई। और इन स्टीम में सबसे पहली बात बताएं आपको, सुपर हीटेड जो स्टीम होती है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो होती है, तो इसका जो वॉल्यूम है, जो इसका आयतन है वो सबसे ज्यादा होता है। और यहां पर जो है बिल्कुल भी वाटर पार्टिकल्स नहीं होते हैं, मतलब जो हमारे द्रव के कण होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बिल्कुल गैस की तरह होती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि किस तरीके से भाप का निर्माण हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ठोस था, सॉलिड था। अब सॉलिड में क्या हो सकता है, मान लीजिए वाटर का सॉलिड, तो हमारे पास आइस हो जाएगा, मतलब जो हमारा बर्फ हो जाएगी वो हो जाएगी। अब उस बर्फ को मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस की एक हमारी बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है, उसको हमने गर्म करना है। तो उसको हमने जो है हीट किया, उसको जो है हमने हीट दिया। तो ये एक डायग्राम है, ये एक चार्ट है प्रॉपर तरीके से। ये जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम का, भाप निर्माण के लिए ये प्रॉपर डायग्राम है। इसको समझिए, एक तरफ तो टेम्परेचर दिया हुआ है, यहां पर जो है तापमान दिया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है हीट सप्लाइड, मतलब जो है ऊष्मा की आपूर्ति, कितनी हीट सप्लाई की गई और कितना टेम्परेचर हमारा बढ़ा, और उसमें जो है हमारे जो हमने सब्सटेंस लिया था, जो हमने जो है यौगिक लिया था, उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है। तो ये जो है हमारा चार्ट यही बताता है। अब यहां समझिए कि अगर हमने कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया है, तो इस तरह से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया है, इसके अंतर्गत आपने हीट की सप्लाई करी, और हीट की सप्लाई करने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। और ये जो पिस्टन है, ये जो हमारा है पिस्टन, इस पिस्टन के ऊपर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर ये बोले कि वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो वायुमंडलीय दाब के दौरान यहां पर इसमें क्या परिवर्तन आएगा, अगर हम इसको ऊष्मा का जो है प्रदान करेंगे या हीट सप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है यहां से स्टार्ट करते हैं, इस डायग्राम से। टेम्परेचर और जो है हमारा हीट सप्लाइड का जो है डायग्राम है, ऊष्मा की आपूर्ति और तापमान के बीच में जो है ये डायग्राम है। तो -10 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही हम अपने वाटर को, या जो है हमारा जो तरल है, जो भी हमारा लिक्विड है, उसको जो है हीट सप्लाई करते हैं, तो इस हीट को जो ये इस रीजन में यहां से लेके यहां तक जो हीट हम जो है प्रदान करेंगे, जो सप्लाई करेंगे, उसे बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट, स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो सेंसिबल हीट दिया तो टेम्परेचर चेंज होके कितना बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस का। तो हमने कई बार सुना होगा 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, मतलब एक ही टेम्परेचर पे जो है 2 अलग अलग जो है फॉर्मेशन बन जाते हैं। तो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे आके ये जो आइस है यहां से बदलेगी उसी टेम्परेचर के लिक्विड से। तो यहां पर जो है आइस और लिक्विड, ये जो है रीजन यहां पे बनेगा, मतलब यहां से यहां तक, इसे हम फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब ये है यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब जो गुप्त ऊष्मा है उसकी जो है संगलन की गुप्त ऊष्मा यहां पर गलना स्टार्ट होगा। तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है आइस की बात हो रही है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड की बात हो रही है यहां पे। तो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही से जो है 0 डिग्री सेल्सियस की अगर आइस से, मतलब जो बर्फ है, वहां से
पानी बनना स्टार्ट होगा तो यहां पर जो है आवश्यकता होगी हमें गुप्त ऊष्मा की, मतलब लेटेंट हीट की, और इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों पार्ट होंगे, मतलब ठोस और जो है द्रव दोनों के जो है यहां पर पार्टिकल होंगे, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्यूजन, हिंदी में बोलते हैं संगलन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां से जो है हम आगे और टेम्परेचर और जो है हीट सप्लाई करेंगे तो जो है उसके टेम्परेचर में और परिवर्तन आएगा। तो टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा तो मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे एक चीज देखना, बी से सी तक, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, बी से सी तक भी हमने हीट सप्लाई की थी, हीट सप्लाई करेंगे, लेकिन वो हीट कहां सप्लाई होगी, मतलब ऊष्मा की आपूर्ति करेंगे, लेकिन वो ऊष्मा कहां जा रही है, टेम्परेचर तो परिवर्तित हो नहीं रहा था, 0 डिग्री टेम्परेचर था, तो यहां पर जो है जो हीट सप्लाई कर रहे थे वो सीधे जो है लेटेंट हीट में परिवर्तित हो रही थी, गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो रही थी। तो ये जो है यहां पर हमारा उस जो लेटेंट हीट है उसकी वजह से फ्यूजन प्रोसेस होती है, मतलब संगलन होता है, और यहां पर जो है वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो है यहां पर फेज में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है, जो बर्फ है, वो जो है बदल जाती है 0 डिग्री सेल्सियस के जो है लिक्विड के ऊपर। तो ये जो है लेटेंट हीट हो गई। तो पहले हमने बताया सेंसिबल हीट, और दूसरा बताया यहां से लेके यहां तक ये एल हो गया, लेटेंट हीट हो गई। चलिए ठीक है, अब लेटेंट हीट तो ठीक है इसको मिल रही है, उसके बाद क्या होगा, यहां पर और हीट सप्लाई करेंगे, उसको हम सिर्फ सेंसिबल हीट बोल सकते हैं। वहां से क्या होगा कि टेम्परेचर राइज होगा, मतलब टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, और वो जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा उससे जो हमारा जो टोटल जो है हमारे पास आइस वगैरह थी वो सारा का सारा मेल्ट होके लिक्विड में बदल जाएगा। तो यहां से जो है हमें लिक्विड रीजन मिल जाएगा। तो यहां तक जो है सॉलिड रीजन है, ये ठोस रीजन है, ठोस क्षेत्र है, और ये जो है लिक्विड और सॉलिड, ये मतलब ठोस और लिक्विड इस तरह का रीजन है, मतलब जो है ठोस और तरल जो है उस तरह का रीजन है, और यहां पर केवल लिक्विड रीजन है, तो लिक्विड रीजन है। उसके बाद क्या है, हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, तो जब हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वहां से जो है क्या होगा, लिक्विड और जो है वेपर, इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब जो यहाँ पे तरल है, जो हमारा द्रव है, और यहां पर जो वाष्प है, उसके बीच में जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होगा। तो यहां पर जो रीजन बनेगा वो लिक्विड और वेपर रीजन बनेगा, मतलब जो है द्रव तथा जो है वाष्प जो है क्षेत्र बनने वाला है यहाँ पे। तो यहां उस प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारा जो है कोई भी द्रव, कोई लिक्विड है, वो जो है वेपोराइज होता है, तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, या फिर बोलते हैं वाष्पन। तो उस यहां पर क्या हो रहा है, यहां से यहां तक यहां पे वाष्पन हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। अच्छा, यहां पर जो वेपोराइजेशन होगा तो टेम्परेचर तो सेम था, टेम्परेचर तो सेम है, इसका मतलब है यहां भी जो हमारा ऊष्मा की जो आपूर्ति की गई, हीट सप्लाई की गई, वो जो है यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। मतलब ये जो है जो हीट है वो जो है सीधे गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो गई, लेटेंट हीट में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो यहां पर जो है लेटेंट हीट का फिर से योगदान हो गया। तो यहां से जो बी पॉइंट है वहां से लेके ये जो ई पॉइंट है यहां तक लेटेंट हीट का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो है यहां से यहां तक लेटेंट हीट की बात करेंगे। उसके बाद यहां पर और ज्यादा हीट सप्लाई करने के बाद तो यहां से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और यहां पर जो है जो ई पॉइंट है यहां पर तो ये पूरा वेपर में, वाष्प में परिवर्तित हो गया था। तो यहां ई पॉइंट से जो एफ पॉइंट है ये हमारा है सुपर हीटेड रीजन, मतलब यहां पर जो टेम्परेचर राइज हुआ, जो टेम्परेचर बढ़ा, तो टी सुपर हीटेड, मतलब यहां पर जो टेम्परेचर है वो सुपर हीटेड टेम्परेचर है, मतलब अतितप्त ताप है, मतलब अतितप्त तापमान है। तो यहां पर जो है जो हमारे पास वाष्प है वो बिल्कुल गैस की तरह बन जाएगी, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और ये जो है सुपर हीटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सुपर हीटिंग। और सुपर हीटिंग में जो है हमारा ये वैल्यू आ जाएगी हीट की, ये है सीपी डेल्टा टी, इसको बोलते हैं सीपी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर परिवर्तन। ये है हमारा हीट जो है HSUP, सुपर हीटेड का पॉइंट है। तो यहां पर ये हो गया। तो अगर हम जो है हीट की जो है यहां पर बात करें, वो तो हमें पता लगा यहां पे सेंसिबल हीट था, यहां लेटेंट हीट की बात हुई, और यहां पे सुपर हीटेड जो है हीट की बात हो रही है। तो तीन तरह की बातें हो गई। तो यहां पर कैसे हुआ हमारा जो है भाप का निर्माण, तो सबसे पहले हमने जो है इसको गर्म किया, हीट दी, हीट सप्लाई की, जिससे कि इसका टेम्परेचर बढ़ा, 0 डिग्री सेल्सियस तक आया। वहां से जो है इसके अंदर जो है
गुप्त उष्मा की वजह से, जो उसका लेटेंट हीट है उसकी वजह से उसका जो है लिक्विड में परिवर्तित हो गई, और लिक्विड को जो हम और ज्यादा हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका तापमान बढ़ेगा, और वो जो है वाष्प में जो है परिवर्तित होने लगेगा, और वहां से जो है वाष्प परिवर्तित होगा, मतलब जो है वेपोराइजेशन होगा, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। गुप्त उष्मा के कारण वेपोराइजेशन हो रहा है, वाष्पन हो रहा है। उसके बाद ई पॉइंट से जो आप आगे बात करेंगे तो उसे सुपर हीटिंग बोलेंगे। सुपर हीटिंग मतलब यहां पर जो है सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा, अतितप्त भाप प्राप्त हो जाएगी यहां पे, तो एफ पॉइंट पे। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, जो है भाप का निर्माण हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम अगर लिखने को आ जाए तो प्रॉपर तरीके से ये चार्ट बनाइए और इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखिए कि ए टू बी क्या हुआ, बी टू सी क्या हुआ, सी से डी क्या हुआ, और डी से ई और ई से एफ तक क्या बात हो रही है। अब समझेंगे हम अगर वाटर ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तब क्या होगा। तो यहां पर एक चार्ट है, उस चार्ट के माध्यम से आप यह भी बता सकते हैं कि जो टेम्परेचर है उसका, जो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उस समय जो है वॉल्यूम पे क्या असर रहेगा, उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो ऐसा है, बाकी सभी लिक्विड का पता नहीं, लेकिन लिक्विड जो हमारा वाटर है उसके अंदर जो है कि जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति भी आती है कि जो है उसका आयतन कम हो जाता है। हमें तो ये पता था कि जैसे ही हम जो है जो कोई बर्फ है पिघलाएंगे उसका आयतन तो बढ़ जाना होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ टेम्परेचर रेंज पे ऐसा होता है कि उसका वॉल्यूम, जो उसका आयतन है वो कम हो जाता है। चलिए देखते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हम जो है यहाँ पर एक तरफ टेम्परेचर ले लेते हैं, ये हमारा तापमान है, और दूसरी तरफ वॉल्यूम ले लेते हैं, मतलब आयतन ले लेते हैं, तो जो है इस चार्ट में हम प्रॉपर देख पाएंगे जब हमने टेम्परेचर जो है -0 से -10 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आए तो यहां पर जो है टेम्परेचर राइज तो हुआ, लेकिन यहां वॉल्यूम में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब आयतन यहां पे बढ़ेगा। लेकिन जो है जब हमारे पास यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस आ गया तो ये जो है हमारे पास जो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहां पर जो है यहां पे जो हमारे पास सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मतलब ये जो हमारे पास यहाँ आइस थी वो हमारी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और यहां पर जब टेम्परेचर और राइज करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो वॉल्यूम में जो आयतन है उसमें और कमी आएगी। तो देखो यहां पर वॉल्यूम में, आयतन में कमी आ रही है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं जब भी पानी को गर्म करेंगे तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक हमारा जो पानी है, जो हमारा लिक्विड, जो हमारा वाटर है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है वो कम होगा। और 4 डिग्री के बाद तो जैसा एज यूजुअल होता है कि उसका जो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। बाकी अगर हमारा स्टीम में पहुंच जाए तो यहां स्टीम में सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा आयतन होता है। तो इस चार्ट से मिल क्या रहा है, देखो इस चार्ट से हमें मिल रहा है कि जो टेम्परेचर है, जो ताप है, उसको बढ़ाएंगे और जब हमारे सुपर हीटेड रीजन तक लेके जाएंगे, मतलब अतितप्त तापमान तक लेके जाएंगे, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो आयतन उसका बढ़ जा रहा है। बस ये चीज बता दी यहां से। तो इस तरह से होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, मतलब भाप का निर्माण। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या है, मोलियर डायग्राम, मतलब मोलियर डायग्राम को बोलते हैं HS डायग्राम। अब जैसा कि लास्ट जो है हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कि वहां पर हमने H5, मतलब जहां पर हम H की बात करें तो एंथैल्पी होता है और S की बात बोले तो एंट्रोपी होता है। वहां पर हमने जो एंट्रोपी है उसको हमने फाई से प्रदर्शित किया था। किससे किया था, फाई से प्रदर्शित किया था। तो यहां पर आप समझ लीजिए ये फाई है, उसको हमने एस ले लिया, क्योंकि जो मेन नोटेशन है, जो इंटरनेशनल नोटेशन है, उसमें जो है एस, जो हमारा फाई है, जो हमारा एंट्रोपी है, उसको जो है हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर HS डायग्राम जो है उसी को ही हम बोलते हैं मोलियर डायग्राम, या फिर मोलियर चार्ट बोल देते हैं, या HS चार्ट बोल देते हैं। तो हिंदी में मोलियर आरेख बोल देंगे और HS चार्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये HS चार्ट करता क्या है, H क्या है, एंथैल्पी है, और S क्या है, एंट्रोपी। जब कोई चार्ट जिसमें एक तरफ जो है एंथैल्पी और एक तरफ जो है एंट्रोपी होती है, उस चार्ट को हम बोल देते हैं मोलियर चार्ट, या फिर मोलियर डायग्राम, या फिर HS चार्ट बोल देते हैं। चलिए ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंजेस इन एंथैल्पी ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस, मतलब विभिन्न प्रक्रमों में, मतलब विभिन्न प्रोसेसेस में, डिफरेंट प्रोसेसेस में जो एंथैल्पी का जो चेंज है, तो एंथैल्पी का जो परिवर्तन है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये डायग्राम यूज किया जाता है। तो सीधी सी बात ये हो गई कि जो मोलियर डायग्राम है, इसका जो उपयोग है वो एंथैल्पी के चेंज को, एंथैल्पी में परिवर्तन को जो है ज्ञात करने के लिए या फिर निकालने के लिए हम करते हैं। सीधी सी बात है। और एंथैल्पी को तो हम H से प्रदर्शित करते हैं,
और एस हो गया हमारा एंट्रोपी, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंथैल्पी और ये रहा हमारा एंट्रोपी, ठीक है। इसको लिखने के बाद ये जरूर लिख सकते हैं कि एंथैल्पी जो है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जो है एंट्रोपी लेते हैं, मतलब एंथैल्पी हो गया और एंट्रोपी हो गया, ठीक है। एंथैल्पी एंट्रोपी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि चार्ट में होता क्या है। तो बेसिकली 3 लाइनें होती हैं, ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। क्या है इसमें, एक चीज देखिए, एक लाइन तो जो है इस तरीके से जा रही है, इन लाइनों को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन। क्या है ये, हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, स्थिर ताप स्थिर दाब जो है रेखा, मतलब इसको बोल सकते हैं स्थिर दाब रेखा, दाब रेखा, ठीक है। अब ये जो है हमारी स्थिर दाब रेखाएं हो गई, कौन सी, ये वाली बिल्कुल जो है यहाँ जीरो से एक्सिस से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, और ये जो है स्थिर दाब रेखा होने के बाद इन्हीं दाब रेखाओं के ऊपर अगर जो है यहाँ पर हमने कोई मोड़ लगा दिया, कोई जो है हमने ढाल लगा दी, कोई भी हमने जो है एंगल लगा दिया, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन हो जाएंगी, मतलब स्थिर ताप रेखा हो जाएंगी, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन हो जाएंगी, मतलब स्थिर ताप रेखा हो जाएंगी, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। अगर हमने इन्हीं कांस्टेंट प्रेशर लाइन को, मतलब स्थिर दाब रेखा में अगर हमने कोई ढाल लगा दिया, मतलब कोई भी हमने जो है यहाँ पर मोड़ लगा दिया, किसी एंगल पे उनको झुका दिया, तो वो हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन बन जाएंगी, मतलब स्थिर ताप रेखा बन जाएंगी, ठीक है। अब उसके अलावा एक और लाइन होती है, वो होती है हमारी जो है कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रिक्शन लाइन, मतलब जो है स्थिर शुष्कांश जो है रेखा। तो यहां पर जो है ये लाइन आती है, ये कांस्टेंट जो है ड्राइनेस फ्रिक्शन लाइन होती है, इनको बोलते हैं स्थिर जो है शुष्कतांश रेखा, मतलब कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रिक्शन लाइन। तो कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रिक्शन लाइन ये रही। अब समझते हैं बड़ी बात, क्या हुआ, एचएस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि जो हमारा पास जो डायग्राम है, इसमें जो है एक मेन लाइन जो होती है वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, संतृप्त जो है द्रव रेखा। तो एक तरफ संतृप्त द्रव रेखा और दूसरी तरफ जो है सैचुरेटेड वेपर लाइन, संतृप्त जो है हमारा वाष्प रेखा। तो संतृप्त द्रव रेखा या फिर हिंदी इंग्लिश में बोले सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और दूसरी तरफ जो है सैचुरेटेड वेपर लाइन, मतलब संतृप्त वाष्प रेखा। इन दोनों रेखाओं को जब हम मिलाते हैं किसी पॉइंट पे, तो वहां पर जो है क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट होता है, उसे पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या फिर क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट हो गया, अच्छा ठीक है। अब ये जो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के ऊपर जो है एक जो है लाइन जाती है, उसे बोलते हैं स्थिर दाब रेखा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। दूसरा जब हम इसको झुका देते हैं तो हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, मतलब स्थिर ताप रेखा। और उसके अलावा इसी जो है मतलब दोनों सैचुरेटेड लाइनों के बीच में जो हमारी बीच में लाइनें जाती हैं, उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रिक्शन लाइन, मतलब स्थिर जो है शुष्कतांश रेखा। मतलब इस तरीके से 3 रेखाएं मिलती हैं और यहां पर 2 रेखाओं के बीच में ये सारा काम होता है। तो ये जो है हो गया। अब इसको समझते थोड़ा सा, हमें ये पता है जो हीट ट्रांसफर है, मतलब हीट जो है चेंज इन हीट है, वो टीडीएस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा जो है एंट्रोपी में आपने पढ़ा होगा। तो टीडीएस मतलब यहां पर टेम्परेचर और जो है एंट्रोपी परिवर्तन, तो यहां पर टीडीएस हो गया, जो हीट जो है टीडीएस से निकलती है, ठीक है। या फिर टीएस डायग्राम जब हम पढ़ते हैं उसके माध्यम से भी हम इसको निकाल सकते हैं। और जो टीडीएस है वो डीएच के बराबर है, मतलब डीएच क्या है, ये हमारा जो है चेंज इन एंथैल्पी है। तो डीएच मतलब चेंज इन एंथैल्पी। तो जो है डीएच अपॉन टीएस करेंगे, अगर इसके नीचे ले जाएंगे तो डीएच अपॉन टीएस करेंगे, तो इसका मतलब है कांस्टेंट जो है प्रेशर के ऊपर डीएच अपॉन डीएस हो जाएगा। मतलब जो एंथैल्पी लाइन है वो डीएस के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाएगी, डीएस की तरफ मुड़ जाएगी। इसका मतलब है कि वो जो है हमारा टेम्परेचर लाइन कहलाएगी। ध्यान रखना, इसी से भी निकला है ये डायग्राम और कुछ नहीं है। क्या है, अगर डी क्यू देखें, जो हमारा हीट है, हीट में जो चेंज है, चेंज इन हीट या फिर उष्मा में परिवर्तन है, वो यहां पर टीडीएस से प्रदर्शित करते हैं टेम्परेचर, और डीएस क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन, और ये हमारा डीएच के बराबर होता है। तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं डीएच बराबर टीडीएस। और डीएच क्या होता है, ये हमारा एंथैल्पी में परिवर्तन, जो एंट्रोपी में परिवर्तन है यहाँ पे डीएस, और डीएच हमारा है एंथैल्पी में परिवर्तन, ये चेंज है, चेंज इन एंथैल्पी। इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर या कांस्टेंट प्रेशर लाइन के ऊपर जब हम इसकी बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर लाइन के ऊपर जो एंथैल्पी है वो एंट्रोपी की तरफ झुक जाती है। तो क्या मिल जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। तो यहां पे टेम्परेचर मिल जाता है, सीधी सी बात है, लिख दिया मैंने।
ए स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन, यहां पे लाइन और लिख लेना LINE, द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जो स्लोप है कांस्टेंट प्रेशर लाइन का वो जो है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर होगा। हिंदी में समझिए, स्थिर दाब रेखा जो है उसकी जो ढाल है, उसका जो स्लोप है वो परम ताप के बराबर होता है, जो टेम्परेचर होता है उसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर। बस यही कॉन्सेप्ट है किसका, मोलियर डायग्राम का, HS डायग्राम का। प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां पर आया कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, शुष्कतांश होता क्या है, यहां पे हम लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको यहां से बता देंगे। तो शुष्कतांश के बारे में अब हम यहां पे पढ़ ले रहे हैं। क्या होता है शुष्कतांश, मतलब ये जो है क्वालिटी ऑफ स्टीम, भाप की गुणवत्ता के टॉपिक के अंतर्गत आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ स्टीम मतलब जो भाप है उसकी गुणवत्ता कैसे पहचानेंगे। देखो, गुणवत्ता का मतलब कुछ मिलावट नहीं है तो अच्छी गुणवत्ता, और मिलावट है तो कम खराब गुणवत्ता, मतलब सीधी सी बात है, जो क्वालिटी है मिलावट पे ही तो डिपेंड करेगी। अब यहां पे क्या हो रहा है, जब हमने -10 डिग्री सेल्सियस के जो आइस था उसको गर्म किया था, उसको हीट प्रदान की थी, तो वो सॉलिड में परिवर्तित हुई, उसके बाद लिक्विड सॉलिड में परिवर्तित हुई, उसके बाद लिक्विड में परिवर्तित हुई, उसके बाद लिक्विड जो है और जो है वेपर में परिवर्तित हुई, उसके बाद लिक्विड वेपर के बाद वेपर से होते हुए जो है सुपर हीटेड वेपर बन जाती है, मतलब सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है। यही तो रीजन है ना। लेकिन जब देखा कि हमने सुपर हीटेड रीजन में, तो वहां पर जो हीट, जो हमारे जो स्टीम थी उसमें बिल्कुल भी जो है वाटर पार्टिकल नहीं थे, वो बिल्कुल गैस की तरह थी। तो क्या बोलेंगे, क्वालिटी ऑफ स्टीम सबसे बढ़िया सुपर हीटेड रीजन में। लेकिन अगर वहीं हम पीछे चले आए और यहां पे लेटेंट हीट वाले रीजन में देखें, तो वहां पर क्या था, जो क्वालिटी ऑफ स्टीम है उसमें जो है कमी आ जाएगी, क्योंकि वहां पर लिक्विड के पार्टिकल अवेलेबल होते हैं, या तो लिक्विड के पार्टिकल होंगे या फिर वेपर के पार्टिकल होंगे, प्रॉपर तरीके से स्टीम नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो वेट स्टीम के रीजन में हम सीधी सी बात बोल रहे हैं, ये रीजन यहां से लेके यहां तक, ये पूरा रीजन जो है वेट स्टीम का रीजन होगा, मतलब जो है आर्द्र भाप होगी। समझ रहे हैं ना, यहां पर ठोस है, यहां पे आर्द्र भाप है, और यहां पर जो है हमारी कौन सी जो है सुपर हीटेड जो है वाष्प है, सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है वर्ड आता है ड्राइनेस फ्रिक्शन, मतलब शुष्कतांश। ये क्या होता है, देखो ड्राइनेस फ्रिक्शन से ही आप बता सकते हो जो हमारी क्वालिटी है स्टीम की, जो स्टीम का जो भाप का जो है हमारी गुणवत्ता है वो कैसी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम, ये जो है रेशियो है मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम का टू द मास ऑफ जो है मास ऑफ क्वालिटी जो है मास ऑफ सेम क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम। जो हमारा जो है जो वेट स्टीम है उसकी जो मास है, जो उसका मास है उसके रेशियो के बराबर होता है। दोबारा समझ लो, ज्यादा समझ में नहीं आया। एक्चुअल जो ड्राई स्टीम है, जो ड्राई स्टीम है उसका जो द्रव्यमान है या उसका जो मास है, और अपॉन में जो है जो वेट स्टीम है उसका जो है जो हमारा द्रव्यमान है या फिर मास है। तो मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ वेट स्टीम, और यहां पर दोनों में ही एक चीज ली गई है कि इक्वल अमाउंट ऑफ जो है स्टीम है, मतलब ये है, और क्वालिटी सेम है, द मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम टू मास ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ वेट स्टीम। तो स्टीम की जो क्वांटिटी है वो दोनों की सेम है, चाहे वो हमारे ड्राई स्टीम हो चाहे जो है हमारे वेट स्टीम हो, दोनों में जो है क्वालिटी जो है वो दोनों की सेम है। उसके अलावा देखिए, इट इज जनरली डिनोटेड बाय एक्स, एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं ड्राइनेस फ्रिक्शन को। हिंदी में समझ ले, ज्यादा समझ में आ जाएगा। यह वास्तविक शुष्क भाप के द्रव्यमान, जो वास्तविक शुष्क जो भाप है उसका द्रव्यमान तथा समान मात्रा के आर्द्र भाप के जो है द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो जो है दोनों की सेम मात्रा, सेम क्वांटिटी लेंगे, तो QUANTITY, ठीक है, यहां पर जो है सेम क्वांटिटी है, ठीक है, सेम क्वांटिटी जो है अगर हम यहां पर लेंगे तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, उसी को ही जो है हम ड्राइनेस फ्रिक्शन या फिर शुष्कतांश बोलेंगे। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, सीधी सी बात है। तो एक्स क्या हो गया, एक्स इक्वल टू मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ वेट स्टीम, या फिर हिंदी में बोले वास्तविक शुष्क भाप का द्रव्यमान अब बटे जो है आर्द्र भाप का द्रव्यमान। ठीक है, ये जो रेशियो है इसको अगर हम नोटेशन से प्रदर्शित करें तो यहां पे m जो है यहां पर बोलेंगे कैपिटल M नहीं होगा, यहां पे स्मॉल m होगा।
स्मॉल m और सफिक्स में g, इसका मतलब है मास ऑफ गैस या फिर जो है मास ऑफ ड्राई स्टीम बोल देंगे, अपॉन जो है मास ऑफ वेट स्टीम बोलेंगे। अच्छा, वेट स्टीम पूरी तरीके से जो है ना तो स्टीम होती है ना पूरी तरीके से लिक्विड होती है, तो यहां पर लिक्विड और गैस दोनों का ही जो है या लिक्विड और वेपर दोनों का ही जो है मिलन होता है, तो यहां पर मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ फ्लूइड, मतलब जो है मास ऑफ जो है यहां पर वेपर प्लस मास ऑफ जो है यहां पर जो लिक्विड है, उन दोनों का जो द्रव्यमान है उनको जोड़ेंगे तो यहां पर mg अपॉन m बन जाएगा। तो यहां पर mg क्या है, मास ऑफ जो है एक्चुअल ड्राई स्टीम, मतलब वास्तविक शुष्क भाप का द्रव्यमान mg हो गया, और m क्या हो गया, आर्द्र भाप का द्रव्यमान। और आर्द्र भाप का द्रव्यमान क्या होता है, मतलब मास ऑफ वेट स्टीम क्या होता है, वेट स्टीम होता है मास ऑफ जो है ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ लिक्विड, इन दोनों को जब मिलाएंगे तभी जो है वेट स्टीम बनेगा, सीधी सी बात ये है। तो ये जो है हमारा रेशियो यहां से मिल जाता है। अगर इस रेशियो का वैल्यू 1 हुआ तो क्या हुआ, अगर इसका रेशियो का वैल्यू 1 हुआ, x का वैल्यू 1 निकल के आता है, तो जो हमारी स्टीम है वो ड्राई एंड सैचुरेटेड कहलाएगी। मतलब क्या है, जो भाप है हमारी वो शुष्क तथा संतृप्त भाप कहलाएगी। तो अगर हमारा 1 है तो शुष्क तथा संतृप्त भाप है, और शुष्क तथा संतृप्त भाप होगा तो कहां होगा, बताते हैं आपको डायग्राम में, इस वाली लाइन के ऊपर। तो मतलब सैचुरेटेड वेपर लाइन है, यहां पर जो भाप मिलती है वो ड्राई सैचुरेटेड जो है हमारी स्टीम मिलती है, मतलब शुष्क संतृप्त भाप मिलती है। और अगर x का वैल्यू 0 हो तो यहां पर आएगा तो लिक्विड लाइन होगा। इसका मतलब है जो है हमारा यहां पर भाप जो है ही नहीं, यहां पर x की वैल्यू 0 का मतलब है जो हमारा लिक्विड रीजन में पहुंच जाएगा तो वहां पे लिक्विड मिलेगा, यहां पे ये लिक्विड लाइन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास शुष्कांश। क्या बताता है, क्वालिटी कैसी होगी हमारी जो है स्टीम की। अच्छा, उसका रेशियो होता है किसका, ड्राई स्टीम का जो मास है, ड्राई स्टीम का जो मास है अपॉन जो है वेट स्टीम का मास है, उसी के रेशियो को हम जो है यहां पर x बोलते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह यूज होते हैं, अगर आपको यूज आए तो मैं बता देता हूं। क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, अगर जो वेट स्टीम है जो हमारी जो है आर्द्र भाप है उसकी जो एंथैल्पी है वो कहां से निकालेंगे, वो क्या होती है बताते हैं। अगर हम यहां से लेते हैं, यहां से लेके जो है यहां तक चलेगा तो क्या बोलेंगे इसको, ये जो है वेट स्टीम है। तो वेट स्टीम का मतलब यहां पे जो है वेट स्टीम है, ये देखो बिल्कुल यहां तक। अब वेट स्टीम है तो क्या होगा, यहां पर H हो गया और इस वेट रीजन में जो है लेटेंट हीट आएगी, और यहां पर लेटेंट हीट के साथ यहां पर मिक्सिंग होती है ना, यहां पर वेपर, सॉरी ये रहा, यहां वेपर और जो है यहां पे लिक्विड दोनों होते हैं, तो वेट स्टीम ये हो गया, और यहां पे सॉलिड रीजन हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे, लेकिन लेटेंट हीट को, मतलब जो गुप्त ऊष्मा है उसमें शुष्कांश का जो है, जो ड्राइनेस फ्रिक्शन का, उसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, H प्लस एक्सएल, H प्लस एक्सएल हो जाएगा। यही हमारा जो है एंथैल्पी हो जाएगी किसकी, जो है वेट रीजन की। जो वेट जो है क्षेत्र है हमारा, जो वेट स्टीम है उसमें जो है हमारी जो है एंथैल्पी का मान जो है वो ये हो जाएगा। और किलोजूल पर केजी इसका जो है मात्रक होता है, पता है। एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम, जो हमारी जो शुष्क भाप है उसकी जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर शुष्क है तो शुष्कांश का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, H प्लस L हो जाएगा, सीधा सा बात है। और अगर एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, अगर एकदम सुपर हीटेड स्टीम है मतलब अतितप्त भाप है, उसकी एंथैल्पी निकालेंगे तो क्या होगा, H प्लस L प्लस जो है हमारा जो हीट सप्लाई की हमने यहां पर Cp डेल्टा T, Cp और ब्रैकेट में T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड, तो यहां पर जो है उसको भी जोड़ देंगे, तो ये हमारे एंथैल्पी हो जाएगा सुपर हीटेड स्टीम का। तो इस तरीके से इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ जो है स्टीम के बारे में, और दूसरा हमारा मोलियर डायग्राम, और तीसरा जो है हमारा ड्राइनेस फ्रिक्शन मतलब शुष्कांश। 3 चीजें जो है यहां पर इंपॉर्टेंट थी, तीनों करा दी। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टीम जनरेटर मतलब भाप जनित्र। अब ये भाप जनित्र करता क्या है, कुछ नहीं बस स्टीम बनाता है। इसका मतलब ये हुआ जो भी हमारे पास वाटर के पार्टिकल हैं उसको जो है हीट करने के बाद, मतलब जो हमारा जल है उसको जो है हम क्या करेंगे, हीट ऊष्मा देंगे, और उस ऊष्मा को देने के बाद वो जो जल है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब भाप बन जाएगा।
मतलब वाटर जो है वो कन्वर्टेड इनटू स्टीम जो है, ये काम जो करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टीम जनरेटर, मतलब भाप जनित्र। एक्चुअल में जो हीट जो दी जाती है वाटर को, उसको या तो हम जो है सॉलिड फ्यूल के द्वारा, या फिर लिक्विड फ्यूल के द्वारा, या फिर जो है गैसियस फ्यूल के द्वारा जो हीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है वाटर को इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो स्टीम जनरेटर हैं, ये जो है अलग अलग तरह के स्टीम जनरेटर, कौन कौन से स्टीम जनरेटर होते हैं इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखेंगे। पहला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, मतलब बॉयलर का वर्गीकरण। देखिए स्टूडेंट्स, बॉयलर का वर्गीकरण तो करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इस वीडियो की या जो भी वीडियो आपके पास अवेलेबल है, वो वीडियो जो है आपको उसका पीडीएफ इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको जो है ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। हमारा एपीएस इंजीनियरिंग एकेडमी का जो ऐप है उसमें जो है स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है। अगर आप साइड में जाएंगे होम पेज में क्लिक करेंगे, 3 स्ट्रिप है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है। वहां पर जब अंदर जाएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ की चिंता बिल्कुल ना करें, बस जो है प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, तो अब देखें क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, मतलब बॉयलर का वर्गीकरण। अब देखिए बॉयलर का वर्गीकरण कैसे करेंगे। बॉयलर का वर्गीकरण कई तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट इन ट्यूब, मतलब जो ट्यूब है उसमें जो है क्या कंटेंट है, मतलब जो सामग्री है उसके अंदर ट्यूब के अंदर क्या है। तो ट्यूब के अंदर या तो जो है हमारा लिक्विड होगा, मतलब जो वाटर होगा वो होगा, या फिर उसके अंदर आग बहेगी। मतलब सीधी सी बात ये है कि ट्यूबों में सामग्री के अनुसार बॉयलर जो है 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला है हमारा फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर, मतलब अग्नि नलिका बॉयलर, दूसरा है जल नलिका बॉयलर। अब उस जो है बॉयलर के अंदर जिसके अंदर जो है अग्नि भरा हुआ है, मतलब ये बोल सकते हैं गरम गरम गैसेस डाली गई हैं। कैसे कि हमने जो है इस जगह आग जलाई, मतलब इस जगह हमने क्या किया, कंबस्शन किया, फ्यूल का कंबस्शन किया, फ्यूल का दहन किया, और उस दहन करने के बाद जो हॉट एयर है, हॉट गैसेस है, वो जो है अगर ट्यूब में चली जाए और वो ट्यूब के आसपास जो है वाटर हो, तो वाटर जो को भी हीट मिल जाएगी और वाटर धीरे धीरे गर्म होके क्या बन जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा या स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जो है वो जो है भाप बन जाएगा। तो वो है हमारा अग्नि नलिका बॉयलर, मतलब फायर ट्यूब बॉयलर। और अगर ऐसा हो कि वाटर जो है वो ट्यूब में भरा हो और वाटर ट्यूब में भरा हो, उसके आसपास जो है कंबशन हो रहा हो, दहन हो रहा हो, तो जो है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाएगा। सीधी सी बात है। तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स इन ट्यूब के अंदर क्या कंटेंट है उसके आधार पर हम जो है यहां पर 2 प्रकार से अपने जो है बॉयलर को क्लासिफाई करते हैं। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फर्नेस। जो हमारी फर्नेस है, जो हमारी भट्टी है, उसकी पोजीशन क्या है उसके आधार पर। ठीक है, मतलब भट्टी की स्थिति के अनुसार जो है बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के बॉयलर होते हैं। देखो, जिनमें जो है बॉयलर में जो भट्टी है जो कि हमारा दहन कक्ष है या फिर बोले कंबशन चैम्बर है, वो बॉयलर के अंदर है तो इंटरनली फायर्ड बॉयलर। और अगर बाहर लगा हुआ है, बाहर से जो है गैसेस को वहां पे हम जो है फ्यूल को जला रहे हैं, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो लकड़ी से, मतलब लिक्विड फ्यूल हो, जो है पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, केरोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो है गैसियस फ्यूल हो, एलपीजी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन फ्यूल का इस्तेमाल हम बाहर कर रहे हैं, वहां पर उसको जला रहे हैं, तो जो है वो हमारी एक्सटर्नली जो है हमारी एक तरह से जो है फर्नेस हो जाएगा। तो फर्नेस अगर हमारी बाहर है, जो भट्टी है हमारी बाहर है, तो एक्सटर्नली फर्नेस बॉयलर या फिर एक्सटर्नली फायर बॉयलर, या फिर बोल सकते हैं बाह्य भट्टी बॉयलर। तो जिन बॉयलरों में भट्टियां बाहर होती हैं उनको बाह्य भट्टी बॉयलर बोलते हैं, मतलब एक्सटर्नली फायर बॉयलर बोलते हैं। उसके अलावा जिनमें बॉयलरों में जो भट्टी है वो अंदर होती है तो उसे इंटरनली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं। सीधे सा बात हो गया। तो 2 तरीके से यहां पे क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ सेल। देखो, बॉयलर में बाहरी सेल एक होता है जो कि स्टील का बना होता है, और ये स्टील का जो सेल है वो अगर सीधा रखा हुआ है वर्टिकल बॉयलर, अगर हॉरिजेंटल रखा हुआ है मतलब क्षैतिज रखा हुआ है तो हॉरिजेंटल बॉयलर, और अगर किसी दिशा में किसी इंक्लाइंड किसी एंगल पर रखा हुआ है तो इंक्लाइंड बॉयलर या फिर आनत बॉयलर बोल देते हैं। सीधी सी बात है, यहां पर वही बात बोली गई है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ सेल। जो कोष है, जो सेल है, उसकी अक्ष के अनुसार, उसकी अक्ष कैसी है उसके अनुसार। तो पहला है हमारा यहां पर वर्टिकल बॉयलर, मतलब जो है उदग्र बॉयलर, और उसके अलावा जो है हॉरिजेंटल बॉयलर मतलब क्षैतिज बॉयलर, और तीसरा है इंक्लाइंड बॉयलर मतलब आनत बॉयलर। तो ये जो है 3 प्रकार से जो है बॉयलर जो है हो सकते हैं अगर उसका एक्सेस जो है अलग अलग तरह से होगा। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके अलावा अगला है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब।
ट्यूब की संख्या के आधार पर। अब देखो यार, ये तो पता है हमें ट्यूब कितनी है, या तो हमारी फायर ट्यूब होंगी या फिर वाटर ट्यूब होंगी, या तो उसमें जल भरा होगा या फिर जो है उसमें गर्म गैसेस भरी होंगी। तो उसमें ट्यूब कितनी है, 2, 4, 10, 15, जितनी ट्यूब है उसके आधार पर हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे पहली चीज सिंगल ट्यूब और मल्टी ट्यूब का ही ऑप्शन होता है। 2, 4, 10, 15 का मतलब क्या हुआ, या तो एक होगी या बहुत सारी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। तो यहां पर आया सिंगल ट्यूब मतलब एकल नलिका बॉयलर, सिंगल ट्यूब बॉयलर। दूसरा है मल्टी ट्यूब बॉयलर मतलब जो है बहुनलिका बॉयलर या फिर बहु ट्यूब बॉयलर। इस तरीके से आपको इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ बॉयलर मतलब बॉयलर के उपयोग के अनुसार। अब बॉयलर कैसे कैसे उपयोग कर सकते हो, या तो बॉयलर जो है आपके घर के पास में लगा हुआ है आपके फार्म हाउस के ऊपर, और वहां पर जो है वो काम कर रहा है, और कभी मन किया उसको उठा के कहीं और भी ले गए, तो क्या होगा, मोबाइल बॉयलर हो जाएगा। मतलब बॉयलर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकने वाला बॉयलर। उसके अलावा अगर हम जो है एक ही जगह पे लगा के रखा है, स्टेशनरी बॉयलर बोलते हैं उसको, मतलब जो है स्थिर बॉयलर बोलते हैं। मतलब ये जो स्टेशनरी बॉयलर होते हैं इनका साइज काफी बड़ा होता है, तो इसीलिए जो है इनको स्टेशनरी बॉयलर भी बोल देते हैं। स्टेशनरी बॉयलर मतलब स्थायी बॉयलर, एक जगह पे स्थिर रहते हैं। दूसरा है मोबाइल बॉयलर मतलब जो चल बॉयलर हैं, उनके जो हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान से जा सकते हैं, उनको चल बॉयलर बोलते हैं। तो इस तरह से बॉयलर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम 5 पॉइंट तो आपको लिखने ही है इनको, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फायर ट्यूब और जो है वाटर ट्यूब बॉयलर। मतलब वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं उनके बीच में अंतर क्या है, उनकी तुलना करिए, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर के बीच में कंपैरिजन करना है, मतलब जल नलिका तथा अग्नि नलिका बॉयलर का तुलना करिए। ठीक है, तो तुलना कर देते हैं। एक तरफ वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब जल नलिका बॉयलर लिख दिया, दूसरी तरफ जो है फायर ट्यूब बॉयलर लिख लिया, जो अग्नि नलिका बॉयलर बोल दिया। अच्छा ठीक है, तो दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही आने वाला है कि यहां पर वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब जो है के अंदर पानी होता है, मतलब वाटर सर्कुलेट्स इनसाइड द ट्यूब। मतलब जो वाटर है वो इनसाइड ट्यूब होता है, मतलब जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो है वाटर होता है। तो ट्यूब के अंदर जल का संचरण होता है, ट्यूब के अंदर जो जल है वो संचरित होता है। इधर क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर में मतलब जो है अग्नि नलिका बॉयलर में हॉट गैसेस सर्कुलेट इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब में गर्म गैसों का संचरण होता है। तो ये जो है सीधा सीधा एक कंपैरिजन हो गया। दूसरा देखते हैं, ट्यूब्स आर सराउंडेड बाय हॉट गैसेस। जो ट्यूब है वो जो है, अब देखो अंदर पानी भरा हुआ है तो बाहर से तो हमें गैस देनी पड़ेगी ना, गर्म जो है जो हमारी हीट है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और हीट प्रोवाइड करने के लिए हमें हॉट गैसेस चाहिए जो कि हमें कंबस्शन जो हमारा फ्यूल है उसके दहन के कारण प्राप्त होती हैं। तो यहां पर ट्यूब गर्म गैसों से घिरी रहती है जो है वाटर ट्यूब में, और दूसरी तरफ जहां पे जो है ट्यूब आर सराउंडेड बाय वाटर, ट्यूब जल से घिरी रहती है। तो ट्यूब के अंदर जो है हॉट गैसेस हैं और वो जो है वाटर के अंदर डाल रखा है, वाटर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। यही जो है हमारा फायर ट्यूब बॉयलर हो गया। अब आगे देखते हैं, रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इज हाई। मतलब यहां पर जो स्टीम जनरेशन है, भाप जो है उत्पादन की जो दर है वो ज्यादा होती है, स्टीम जनरेशन का जो रेट है वो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है बता देता हूं। जो ट्यूब है ना उसमें पानी सर्कुलेट कर रहा है, तो वाटर जो है उसका एरिया कम, ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है कांटेक्ट में आता है, जो है सतह के, जो ट्यूब की सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में आता है। कम पानी निकल रहा है तो जो है क्या होगा, बहुत तेजी से वाष्प, जो बहुत तेजी से जो है स्टीम बनेगी। यही जो है वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर खासियत है कि यहाँ पर स्टीम का जनरेशन बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ पर जो है स्टीम जनरेशन का जो रेट है वो हाई है, ड्यू टू जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कॉन्टेक्ट विद जो हमारी ट्यूब सरफेस, जो सरफेस है सतह है ट्यूब की, उसकी सरफेस पे जो है जो हमारा वाटर है वो कम, जो मात्रा उसकी जो सतह की मात्रा, या फिर ऐसे कह सकते हैं पानी जो है कई टुकड़ों में बढ़ जाता है जिससे कि स्टीम का जनरेशन तेजी से हो जाता है। यहां पर ये बात समझिए। लेकिन इधर क्या है, जो हमारा रेट ऑफ स्टीम जनरेशन है वो लो रहेगा, निम्न भाप उत्पादन दर। मतलब यहां पर क्या है, पानी में डाल दिया आपने, वो जो है पानी जो है भर दिया और वो ट्यूब के अंदर जो है गर्म गैसेस हैं,
तो धीरे 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 पानी गर्म होता रहता है और धीरे धीरे भाप इकट्ठी होती रहती है। तो यहाँ पर बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसा कि आप घरों में जो पानी गर्म करने की रॉड डालते हैं तो उसमें पानी के अंदर वो रॉड डाल दिया, तो वो जो रॉड है उसके अंदर तो हीट है और बाहर जो है पानी है, तो धीरे धीरे गर्म होगा, एकदम से तेजी से गर्म नहीं होगा। तो यहां पर होगा रेट ऑफ स्टीम जनरेशन जो है लो होती है। अब आगे देखते हैं, ऑपरेशन कॉस्ट इज हाई। यहां पर जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। रीजन जो है ये है कि यहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे भी जो है हमें स्टीम मिलती है और उसको जो है प्रॉपर तरीके से रखना पड़ता है। तो यहां पर संचालन लागत जो है अधिक होती है और जो कंबशन ऑफ फ्यूल वो भी ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है, इधर क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो लो होती है। मतलब ये है कि जो है एक इस तरह का जो बॉयलर है जिसमें कि जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कम रहने वाली है, मतलब संचालन लागत जो है इसमें कम पड़ती है, कम लागत आती है, कम खर्चा आता है चलाने में। ठीक है, इधर खर्चा ज्यादा आता है चलाने में, सीधी सी बात है। आगे देखिए, यूज फॉर लार्ज पावर प्लांट, मतलब बड़े शक्ति संयंत्रों के लिए उपयोगी है। तो जो लार्ज पावर प्लांट है ना उसमें जो है हम वाटर ट्यूब बॉयलर लगाएंगे, और वहीं पे जो हमारे छोटे शक्ति संयंत्र हैं, यूज फॉर स्मॉल पावर प्लांट, छोटे शक्ति संयंत्र हैं उस स्मॉल पावर प्लांट है उसमें जो है फायर ट्यूब बॉयलर लगाएंगे। स्मॉल पावर प्लांट मतलब घरों के आसपास जो है छोटा मोटा जो है काम करते हैं, तो वहां पर जो है आप फायर ट्यूब बॉयलर लगा लीजिए। चलिए आगे देखें, जनरली एक्सटर्नली फायर्ड, मतलब सामान्यतः बाह्य प्रज्वलित होते हैं। तो वाटर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं उसमें सामान्यतः जो हमारा कंबसन चैम्बर होता है या फिर दहन कक्ष होता है वो जो है हमारे बॉयलर के बाहर होता है, तो वहां पर इसीलिए इसको बोल देते हैं एक्सटर्नली फायर जो है हमारे यहां पर कंबशन हो रहा है, तो यहां सामान्यतः बाह्य प्रज्वलन होता है। लेकिन यहां पर जो है छोटा है तो इसका मतलब इंटरनली फायर्ड, मतलब सामान्यतः अंतः प्रज्वलित होता है। आप जो है पानी भर दीजिए, नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर दिए और वहां पे जो ट्यूब लगा दीजिए और पानी के अंदर सर्कुलेट कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है हमारा यहां पर फायर ट्यूब बॉयलर काम करता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या है, इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल्स बताने से पहले ये बता दो कि सब कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब वाटर ट्यूब के बारे में, और फायर ट्यूब बहुत गंदा सा लग रहा है, लेकिन गंदा वंदा कुछ नहीं है। हम बताएं, फायर जो वाटर ट्यूब बॉयलर है उसके साथ दिक्कत है, इस यहाँ पे जो ट्यूब है ना उसके अंदर पानी चलता है। अब पानी तो प्योर है नहीं, उसमें जो है हार्ड इंप्योरिटीज होती हैं, मतलब जो है उसकी तरह एक तरह से बोले कि इसमें जो है जो हमारा वाटर है वो जो है शुद्ध नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है, अंदर की तरफ स्केलिंग जम जाती है, मतलब ट्यूब के अंदर स्केलिंग आ जाती है, मतलब पपड़ी जम जाती है, या फिर अशुद्धियां जो है जो हमारी इंप्योरिटीज हैं वो जो है जमने लगती हैं। इस वजह से ट्यूब बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो एक समस्या बहुत बड़ी वाली है इसके साथ। यहां पर क्या है, जो ट्यूब है ना उसके बाहर जो है हमारा स्केलिंग होती है, पपड़ी जमती है, तो वो जो है साफ की जा सकती है। तो यहां पर ये जो है इस मामले में हमारा फायर ट्यूब अच्छा है। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल हमारे वाटर ट्यूब बॉयलर के, कौन कौन से बॉयलर हैं जो कि वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। सबसे पहला आता है बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। ये आपके सिलेबस में भी है, आपको अलग से कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना होगा। ठीक है, खैर बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर मतलब बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। दूसरा है हमारा लामोंट बॉयलर। ये लामोंट बॉयलर जो है वो हाई प्रेशर बॉयलर होता है। उसके अलावा बेंसन बॉयलर, ये भी हाई प्रेशर बॉयलर है। तो लामोंट तथा बेंसन बॉयलर जो है ये जो है इसके एग्जांपल हैं। पहला बैबकॉक विलकॉक्स, दूसरा लामोंट, तीसरा बेंसन। 3 है बॉयलर जो कि हमने यहां पर बताए हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के एग्जांपल के तौर पे। अच्छा, बाकी फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है लंकाशायर बॉयलर। लंकाशायर बॉयलर भी आपके सिलेबस में है, तो लंकाशायर बॉयलर हो गया। उसके अलावा कॉकरन बॉयलर, मतलब कॉकरन बॉयलर हो गया और साथ में कॉर्निश बॉयलर हो गया। तो लंकाशायर, कॉकरन और कॉर्निश ये 3 जो है हमारे फायर ट्यूब बॉयलर हैं। तो दोनों के जो है कंपैरिजन प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर दीजिएगा और आसानी से इनको हल्का सा लर्न करेंगे तो याद हो जाएंगे ये, और जो है इनको एग्जाम में जरूर लिखना है अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बॉयलर माउंटिंग्स की बात करते हैं। बॉयलर माउंटिंग्स मतलब बॉयलर आरोपिका। अब ये बॉयलर माउंटिंग्स होती क्या है, देखो बॉयलर जो है हमारा उसके ऊपर बहुत सारी, उसकी जो सेल है उसके ऊपर बहुत सारे जो है आइटम्स लगे होते हैं। हम आपको डायग्राम भी दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। अब ये जो चीजें लगी हैं उनको हम माउंटिंग्स बोल सकते हैं। उसके अलावा फिटिंग्स भी होते हैं, लेकिन माउंटिंग्स जो है जो अलग से लगाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं आरोपिका। तो बॉयलर के ऊपर आरोपिका लगे होते हैं। ये क्या मेजरली अगर हम समझें इसको तो सेफ्टी पर्पज के लिए और बॉयलर के स्मूथ रनिंग के लिए इनको आवश्यक है, मतलब जो सेफ्टी पर्पज है उसी वजह से जो है इसको लगाते हैं। तो जो है देखते हैं सबसे पहले वाटर लेवल इंडिकेटर। अगर पानी का जो स्तर है वो जो है हमारा प्रॉपर तरीके से जो है नहीं देखा जाएगा तो हो सकता है उसमें इतनी स्टीम आ जाए कि जो है फट जाए। सबसे ज्यादा कौन फटते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर।
तो यहां पर जो है वाटर लेवल इंडिकेटर, पानी का जो स्तर है उसकी जांच करने के लिए जल स्तर सूचक लगाया जाता है। ठीक है, अगला है प्रेशर गेज, मतलब दाब गेज। और दाब गेज क्या होता है? ये कुछ नहीं है, एक तरह से जो है, अब आपको इंडिकेटर दिखाएंगे, देखना, एक जो है यहां पर प्रेशर गेज एक डायल गेज इंडिकेटर की तरह होता है, और उसमें एक घड़ी की तरह, एक तरह से जैसे जैसे प्रेशर, अब आप जो है टायर में हवा भरवाते हैं ना, तो वहां पर जो एक इंडिकेटर होता है जो प्रेशर गेज, उसी तरीके का प्रेशर गेज, दाब गेज यहां लगा होता है। अगला है स्टीम स्टॉप वाल्व, भाप स्टॉप वाल्व। यहां पे स्टीम को रोकने के लिए एक वाल्व लगा होता है, स्टीम स्टॉप वाल्व। उसके अलावा होता है फीड चेक वाल्व, कितना जो है पानी जो है जो फीड किया गया है वो जो है उसको हम चेक करते हैं, तो फीड चेक वाल्व होता है। उसके अलावा सेफ्टी वाल्व लगा होता है, सुरक्षा वाल्व, तो यहां पे एक सेफ्टी वाल्व लगा होगा। उसके अलावा फ्यूजिबल प्लग, मतलब संगलनीय प्लग। और ये फ्यूजिबल प्लग कैसा होता है? जैसा हमारा कुकर होता है ना, कुकर के ऊपर जो है आपको एक छोटा सा साइड में दिखाई देगा, जिसमें जो है अगर बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई ना, तो वो बहुत जल्दी मेल्ट होगा। मतलब जो है फटने से पहले, जो हमारा जो कुकर है उससे फटने से पहले जो हमारा पहले से पिघल जाए, वो जो हमारा जो वॉल लगा होता है उसी को बोलते हैं फ्यूजिबल प्लग। ऐसे बॉयलर में भी होता है। तो बॉयलर का बाहर का सेल तो स्टील का है, लेकिन ये किसी जो है एलॉय का बनाया जाता है, जो कि हल्के, जो इनका टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कम होता है, तो उसे जो है संगलनीय प्लग बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है बॉयलर माउंटिंग्स जो है होती हैं, इनके डायग्राम अपने बुक्स वगैरह में देख लेना, बाकी जो है इनको बारे में बता दिया हमने। अगला है हमारा बॉयलर एसेसरीज, मतलब बॉयलर उपसाधन। क्या होते हैं बॉयलर उपसाधन? ये जो है उन एसेसरीज की बात कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम जो है अपने बॉयलर की एफिशिएंसी को, जो दक्षता है, उसको बढ़ा सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले फीड वाटर पंप, मतलब प्रवरण पंप। अब पानी जो है अपने हाथ से, बाल्टी से नहीं डालना है, यहां पर एक प्रॉपर पंप लगी होती है जिसको बोलते हैं प्रवरण पंप या फिर जो है फीड वाटर पंप, जिससे कि जो है दक्षता बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ेगी। स्टीम इंजेक्टर, भाप इंजेक्टर। अब यहां पर स्टीम इंजेक्टर का काम क्या होता है? स्टीम को इंजेक्ट कराते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जिससे कि जो फीड वाटर है वो तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ता है, और जो अगर ट्यूब के अंदर है तो ट्यूब में प्रॉपर तरीके से पहुंच जाता है। ये जो है स्टीम इंजेक्टर होता है, भाप इंजेक्टर बोलते हैं इसको। अगला है हमारा स्टीम सुपर हीटर, भाप अतितापक। अब देखो, भाप अतितापक, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, ये लगे होते हैं जो हमारा बॉयलर होता है ना, उसके ऊपरी सिरे पे, जहां पर जो है फ्लू गैसेस बाहर निकलती हैं। तो जो फ्लू गैसेस हैं, जो कि हमारी जो है जो दग्ध गैसें हैं, वो जब बाहर निकलती हैं तो क्या होता है? ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ठंडी होती हैं, सारा का सारा हीट दे के आ गई बेचारी, एकदम से कूल हो गई, नहीं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा हीट उपलब्ध रहती है। अब उस हीट को भी अगर हम यूज कर लें तो बॉयलर का जो है एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा। तो हम वही चीज के लिए हम जो है यहां पर इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीम सुपर हीटर का मतलब ये हो गया कि जो हमारी स्टीम बन गई है उसको भी वहां से होके गुजारते हैं, जिससे कि वो और ज्यादा गर्म, और ज्यादा हीट जो उनको मिल जाए, और जिससे कि जो है स्टीम जो है सुपर हीट स्टीम बन जाए। तो ये जो है स्टीम सुपर हीटेड, मतलब भाप अतितापक जो है इसको बोलते हैं। उसके अलावा अगला आता है इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर जो है हमारा मितोपयोजक, यहां पे भी जो है हम स्टीम को जो है यहां पर गुजारते हैं, जो कि इस जो है स्टीम जो है हीट और ज्यादा, जो हमारी जो वेट स्टीम है या फिर जो भी स्टीम है, उसको जो है यहां पर इकोनोमाइजर से होके गुजारते हैं, जिससे कि जो है जो हमारा फ्लू गैसेस है उसकी हीट को जो है ये प्राप्त कर ले। इसीलिए इसको बोले इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का मतलब जो थोड़ा इकोनॉमिकल है, क्योंकि यहां पर जो गैसेस जो निकल रही थी, फ्लू गैसेस, जो हॉट गैसेस निकल रही थी बाहर, उनका जो है हीट को ये जो है ले लेता है, जिससे कि जो है उस हीट का भी यूज हो जाता है। अगला आता है एयर प्री हीटर। अब एयर प्री हीटर का मतलब जो है, एयर प्री हीटर वो है जो कि जो एयर की सप्लाई हो रही है उसको जो है हीट कर दें। मतलब जो एयर है उसको जो है हम ब्लोअर के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे अपने कंबसन चेंबर में, मतलब दहन कक्ष में, तो क्या होगा, उस एयर को ही हम पहले से गर्म करके लेके आए, तो जो है हमारा जो एफिशिएंसी है, जो हमारा कंबसन है, उसकी जो दक्षता है वो बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं फीड वाटर हीटर। जो हमारा फीड वाटर है, अब बाहर से एकदम ठंडा ठंडा जल लेके आए, इसको जो है गर्म करने में ज्यादा समय लगेगा, तो हम क्या करें, उसको पहले से थोड़ा सा गर्म करेंगे, जो कि स्टीम के द्वारा ही किया जाएगा, उसे बोलते हैं फीड वाटर हीटर, मतलब भरण जल तापक। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से जो हमारे पास 6 पॉइंट है, उन्हें बोलते हैं बॉयलर एसेसरीज, बॉयलर उपसाधन। इनका उपयोग
एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है दक्षता बढ़ाने के लिए बॉयलर की इस्तेमाल करते हैं। अब आगे आता है कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ लंकाशायर बॉयलर। मतलब जो लंकाशायर बॉयलर है उसका कंस्ट्रक्शन फीचर, मतलब लंकाशायर बॉयलर की संरचना कैसी है उसके बारे में समझेंगे। तो पहले तो यही जान लें कि लंकाशायर बॉयलर है क्या, उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। तो सबसे पहली चीज बोल सकते हैं कि इट इज अ इंटरनली फायर्ड, मतलब इसमें जो है जो हमारा दहन कक्ष है, जो हमारा ईंधन जल रहा है वो अंदर ही जल रहा है, जो है मतलब बॉयलर के अंदर ही। उसके अलावा फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, इंटरनली फायर है तो फायर ट्यूब बॉयलर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। स्टेशनरी टाइप होते हैं, मतलब एक जगह स्थिर रखे हो सकते हैं, तो स्टेशनरी टाइप हो गया। हॉरिजॉन्टल होते हैं, इसका मतलब जो बॉयलर का सेल है वो कैसा है, क्षैतिज रखा हुआ है। उसके अलावा एंड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, मतलब यहां पर जो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है वो नेचुरल हो रहा है। क्या मतलब है, नीचे वाला पानी पहले गर्म हो जाएगा, बाकी जो दूसरा पानी है उसकी जगह पे, तो नेचुरल सर्कुलेशन है। तो इस तरीके से जो है हम इसको यहां पे हम बोल सकते हैं। अब हम इसका डायग्राम दिखाएंगे जो है लंकाशायर बॉयलर का, और उसको डायग्राम देख के प्रॉपर तरीके से जो थोड़ा बहुत आपको समझ आए, और ये डायग्राम अगर याद रहे तो इसको याद रख के आप एग्जाम में बना सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखेंगे डायग्राम। ठीक है, तो ये रहा आपका डायग्राम। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं बिल्कुल। एक जो है हमारा फ्रंट व्यू है, एक साइड व्यू है, ठीक है, एक टॉप व्यू है। तो यहां पर प्रॉपर तरीके से अगर आप देखें तो यहां पर जो है सारे पॉइंट लिखे हुए, कौन कौन सी चीज यहां पे है 1 2 3 करके आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल ये जो है यहां पर स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर तरीके से इसको रखिए अपने पास, जिससे कि जो है यहां पे याद रहे। पहली चीज देखिए, पानी कहां पे है, यहां पर जो है पानी भरा हुआ है जो है सेल के अंदर, और ट्यूब के अंदर क्या है, ट्यूब के अंदर गैसेस हैं, तो इसीलिए उसको बोला हमने फायर ट्यूब बॉयलर। अच्छा, ट्यूब जो है यहां पे दो दिखाई दे रही हैं, वो कहां से, कंबसन चैम्बर से गैसेस आई, उनका पूरा सर्कुलेशन चार्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा जो है यहां पे कौन सा जो है सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है, उसके अलावा यहां पे जो भी वॉल्व लगे हुए हैं वो सारी चीजें जो है इसमें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही हैं। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा, डायग्राम यही है, बाकी ये इसके अंदर जो है हमने आपको बता दिया है। चलिए स्टूडेंट, अब इसके अलावा एक और डायग्राम है जिसको देखते हैं, और जिससे कि आपको हर चीज का पता लग जाए कि इस बॉयलर में कौन कौन सी चीज कहां लगी होती है। ये डायग्राम देखिए, इसमें थोड़ा मैं भी ढक जाऊंगा। हाँ देखिए यहां पे, अब यहां देखिए इस वाले डायग्राम में आपको हर चीज दिखाई दे रही है। ये हमारा लंकाशायर बॉयलर है, और जो लंकाशायर बॉयलर है ना, ये एक जगह है हमारा ब्रिटेन में, वहां पर जो है लंकाशायर जगह है, उसके नाम पे इसका नाम लंकाशायर बॉयलर पड़ा। तो जाहिर सी बात है एक हिस्ट्री जो है इसके बारे में आपको पता लग गई। अब देखिए इसमें सारे बता हुए हैं, सारी चीजें देखो, फीड चेक वाल्व मिल जाएगा, मेन होल मिल जाएगा, प्रेशर गेज कहां लगा हुआ है दिख रहा है यहाँ पे सामने की तरफ। और ये जो है हमारे पास एक तरह से लग रहा है लोकोमोटिव बॉयलर, लेकिन लोकोमोटिव बॉयलर नहीं है ये जो है इसमें देखिए सारी चीजें लगी हुई, चिमनी कहां पे, सेफ्टी वाल्व कहां पे है, और इस सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस डायग्राम्स को आप प्रॉपर तरीके से यहां से ले लीजिए, और इसको कोशिश करिए कि आप जो है इस डायग्राम को, जो दूसरा डायग्राम है उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं। यहां से आप इन चीजों को लिख सकते हैं कौन सा पॉइंट क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा बॉयलर वाला चैप्टर कंप्लीट। अगर एक और चीज देखना चाहें अपने खुद से तो बैबकॉफ विलकॉक्स भी आप एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में दो बॉयलर हैं आपके, लंकाशायर बॉयलर, बैबकॉफ विलकॉक्स बॉयलर, इसके बारे में आ सकता है। तो स्टीम जनरेटर वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा सारा का सारा जो हमारा दोनों जो है जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा हमारे ऐप के ऊपर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर प्रॉपर तरीके से कर दीजिए। और नेक्स्ट पार्ट जो है इसके बाद थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी अभी अवेलेबल होगा, पार्ट नंबर 3 होगा हमारा जो है थर्मल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो यहां पर चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 वो जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।